गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम जो हम लोगों ने लास्ट क्लास चालू किया था उसका कंटिन्यूएशन करेंगे। जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इंश्योरेंस जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो गुड्स के ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बिजनेस पे क्या मतलब बिजनेस पे जो गुड्स हम लोग रखते हैं सेल करने के लिए उसके इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। और जिसका दो पार्ट था, दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक और एक था लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर पढ़ रहे थे और उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैंने तुम लोग को 3 होमवर्क भी दिया था, ठीक है। तो आई होप कि हो गया हो, नहीं तो हम उसे भी करवाएंगे। और एक बार तुम लोग को रिमेम्बर करवा देते हैं कि लॉस ऑफ स्टॉक में क्या होता है। अगर कोई भी रीजन से गुड्स जो है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे कि तुम लोग के यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी डिस्ट्रॉय बाय फायर होंगे। इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर बाय थेफ्ट हो सकता है या फिर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग अगर गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस करवा के रखे हैं तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग सकते हैं। और ये हमारा चैप्टर यही बताता है कि ये क्लेम मांगने का प्रोसीड्योर क्या है, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, वो हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो फिर इसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और लॉस ऑफ स्टॉक को हम लोग आगे और भी देखते हैं कि और भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और उसमें क्या क्या पॉइंट है वो भी हम लोग डील करेंगे। तो अब हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जो पीडीएफ मैंने तुम लोग के साथ शेयर किया था वहां पर इलास्ट्रेशन 1 मैंने होमवर्क दिया था, तो एक बार इलास्ट्रेशन 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ascertain the value of the stock एज ऑन 31st March 2002। 31st March 2002 में वैल्यू ऑफ स्टॉक जो एसर्टेन किया गया है उसके बारे में बताया गया है। स्टॉक एज ऑन 1/4/2001 28,500, परचेज 1,52,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, सेल्स। तो पहले एक बता देते हैं तुम लोग को। देखो हम लोग जैसे कि ट्रेडिंग बना के हम लोग कर रहे थे, तो ट्रेडिंग में देखो क्या क्या एक्सपेंस आता है ये हम लोगों को खुद को सोचना चाहिए। जैसे कि देखो ट्रेडिंग में कभी भी सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल ये सब एक्सपेंस नहीं आता है, ये सब पीएल में आता है। लेकिन हम लोग को स्टॉक पता करना है जो कि हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट में ही शो होता है, बिकॉज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो हम लोग को ये पता करना है कि कितना स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। तो स्टॉक का डेटा हम लोगों को ट्रेडिंग ही प्रोवाइड कर सकता है। तो ये जो है ये अभी तो ट्रेडिंग में तो किसी भी रीजन से काम में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट दिया है, एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक एज ऑन 31st March 2001 ए सम ऑफ 3,500 वाज रिटन ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर आइटम। जब स्टॉक वैल्यू किया गया 31st March 2001 को, यानी 28,500 का जो वैल्यू है उसमें 3,500 राइट ऑफ किया हुआ एक गुड्स है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000, ठीक है। 3,500 वॉज रिटन ऑफ यानी राइट ऑफ ऑलरेडी किया हुआ है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000, यानी राइट ऑफ करने के बाद कॉस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 6,500 एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 9,000, और उसी साल वो सेल हो गया 9,000, यानी ये पीएसएल का है कोड सेलिंग लाइन। बेरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑन सेल। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया है कि जो जीपी रेशियो है वो है 20% ऑन सेल। ये बताया है जीपी रेशियो दैट इज 20% ऑन सेल और कुछ नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि हमारा जो स्टॉक है वो कितना है, ठीक है। सिर्फ वैल्यू ऑफ स्टॉक ही करना है। यहाँ पर हम लोगों को पॉलिसी वैल्यू वगैरह कुछ नहीं बताया है कि हम लोग एवरेज क्लॉज को अप्लाई करके पॉलिसी वैल्यू का अमाउंट, मतलब पॉलिसी वैल्यू का अमाउंट को यूज करके क्लेम का अमाउंट बताए, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है। वैसे भी क्वेश्चन में बता ही दिया है, ओनली हम लोग को वैल्यू करना है स्टॉक का। जिस दिन फायर हुआ था उसके बाद कितना वैल्यू है स्टॉक का वही पूछा गया है। तो जिस तरह से हम लोग कर रहे थे, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा
अपने हिसाब से प्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/4/2001 स्टॉक का वैल्यू है 28,500, ठीक है। परचेज हुआ है 1,52,500, तो यहाँ पर P लिख दिया मैंने 1,52,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 30,000। सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल, ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ट्रेडिंग बनाना है, एंड सेल्स। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है वो ट्रेडिंग का पार्ट होता है। बेसिकली वो होना चाहिए, ट्रेडिंग के पहले एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो। लेकिन अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कुछ नहीं बताया तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को ट्रेडिंग में देंगे। और एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक 31 मार्च 2001, ये देखो यहाँ पर ये बताया था जब 31 मार्च 2001 यानी 1/4/2001 जब वैल्यू किया गया स्टॉक का, तो यहाँ पर एक पीएसएल है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000 एंड रिटर्न ऑफ बाय कितने से रिटर्न ऑफ है 3,500 से रिटर्न ऑफ है। अच्छा, और हम लोग को बताया है कि ये बिग भी क्या है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2002 को। ड्यूरिंग द ईयर ये सेल हो चुका है, ये जो पीएसएल है ये इसी साल हो गया है सेल 9,000 में। डेट नहीं बताया, ओनली बताया ड्यूरिंग द ईयर। और जीपी जो है 20% ऑन सेल बताया गया है। जीपी जो है 20% ऑन सेल बताया गया। जैसे कि हम लोग स्टेप्स फॉलो करके कर रहे थे। स्टेप 1 में हम लोग को ट्रेडिंग बनाना पड़ता है प्रीवियस ईयर का, लेकिन अगर हम लोग को जीपी रेशियो गिवन है तो हम लोग को ट्रेडिंग बनाने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है वो फॉलो नहीं होगा। Trading account for the year ended 31st March 2002. सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक जो कि है 28,500 लेस पीएसएल। तो पीएसएल जो है उसका वैल्यू है 6,500। क्यों? देखो हम पहले ही बता देते क्योंकि ये ऑलरेडी राइट ऑफ करके बताया ही है क्वेश्चन में। फिर से एक बार देख लो, बता दिया है क्वेश्चन में कि राइट ऑफ करके वैल्यू क्या है। ये देखो रिटर्न ऑफ किया गया है जिसका ओरिजिनल वैल्यू था हमारा 10,000। तो आफ्टर रिटर्न ऑफ वैल्यू कितना होगा? तो रिटर्न ऑफ करने के बाद वैल्यू हो जाएगा 10,000 माइनस 3,500, दैट इज 6,500। 6,500 हमारा वैल्यू है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 22,000। टू परचेज टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो परचेज देख लेते हैं कितना है। परचेज है हमारा 1,52,500 और 30,000। बाई सेल्स, तो सेल्स का वैल्यू है 2,49,000। 2,49,000। अब बोला है कि ये 4 होगा 2,49,000, और यहाँ पर हम लोगों को ये बताया जो पीएसएल वाला था वो भी सेल हुआ है तो ये भी इसमें इंक्लूडेड है। और जैसे कि हम लोगों ने सीखा था पीएसएल का कैसे ट्रीटमेंट करना है, हमेशा पीएसएल को एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया 2,40,000। अब पीएसएल चाहे स्टॉक में हो, परचेज में हो या सेल में हो। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक। और इसके पहले हम लोग को जीपी भी लिख लेना चाहिए। तो जीपी, तो ये काम करते हैं यही हो जाएगा। एक्सपेंस को यहाँ शॉर्ट में EXP लिख देते हैं। तो 2 जीपी जो कि है एट द रेट ऑफ 20%। तो 2,40,000 पे 20% कैलकुलेट करो तो 48,000 आता है। अब सारा टोटल करके हम लोग को यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है। और हम लोग को क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा था। $2,52,500, $2,50,000,
52,500 माइनस 2,40,000, 12,500। तो 12,500 ये हो गया एज ऑन डेट ऑफ फायर, मतलब जिस दिन फायर ऑकर हुआ है उस दिन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था। वैसे कि इसमें बताया नहीं है कि फायर ऑकर हुआ है, ये इंश्योरेंस क्लेम का था क्वेश्चन, तो मैंने ऐसे रीड कर लिया। बट देखो यहाँ पर कुछ और ही बता दिया, यहाँ पर बताया है कि कुछ वैल्यूएशन स्टॉक का वैल्यू यहाँ पर किया गया है और ऐसे ऐसे इसमें पीएसएल है, और हम लोग को ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि from the following information ascertain the value of stock। सिर्फ 31 मार्च वैल्यू क्या हो रहा है स्टॉक का ये पूछा है। तो ये देखो 31 मार्च जो है वो स्टॉक का वैल्यू ये हो रहा है हम लोगों का 12,500 इस डेट पे, ठीक है 12,500 हो रहा है। और जैसे कि देखो हम लोग एबनॉर्मल नॉर्मल स्टॉक एडलिस्ट जो होते हैं तो हम लोग उसके साथ कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि इसमें कुछ स्टॉक बचा हुआ ही नहीं है। 10,000 वाला स्टॉक 3,500 उसका वैल्यू कम करके उसका वैल्यू 6,500 किया गया, और उसके बाद ये वाला स्टॉक जो है 9,000 में सेल हो गया, तो कुछ नहीं बचा, पीएसएल आइटम कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो स्टॉक है सिर्फ 12,500 ही शो होगा, जो कि एक्सक्लूडेड पीएसएल है, बिकॉज पीएसएल जो भी था वो सेल हो गया है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है ये पूरा नॉर्मल स्टॉक है, कुछ भी पीएसएल इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन तुम लोगों का हो गया हो, क्योंकि क्वेश्चन तो काफी इजी था, ये होमवर्क का क्वेश्चन था जो हम लोग कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं होमवर्क का, देखो क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 4, और ये भी काफी इजी है। देखो, ऑन 12 June 2002 फायर occurred on the premises of NR Patel, a paper merchant. Most of the stocks were destroyed. Cost of stock salvage being 11,200। तो सारा स्टॉक जल गया है, बस 11,200 का स्टॉक सैल्वेज यानी बच गया है। इन एडिशन सम स्टॉक वाज सैल्वेज्ड इन ए डैमेज कंडीशन एंड इट इज वैल्यूड इन दैट कंडीशन वाज एग्रीड एट 10,500। तो सैल्वेज मतलब बच जाना, लेकिन कुछ ऐसा बचा हुआ स्टॉक है जिस जो थोड़ा डैमेज हो चुका है, डैमेज कंडीशन पे है। तो अगर डैमेज हो जाता है कुछ गुड्स तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, तो उसका वैल्यू किया गया जो कि 10,500 पे उसका वैल्यू किया गया, जो कि दोनों पार्टी एग्री हुआ होगा, यानी इंश्योरेंस कंपनी भी और एनआर पटेल भी। From the books of the accounts, the following particular were available। क्या दिया हुआ है? The stock at the close of accounts on December 31st, 2001 was valued at 83,500। तो जब 31st December 2001 में स्टॉक का वैल्यू किया गया तो वो था 83,500। इनका परचेज बताया हुआ है 1st Jan से लेके अप टू द डेट ऑफ फायर, that is 1,12,000, and his sales during that period amounted to 1,54,000। during that period means यही वाला पीरियड जो यहाँ पर शो किया गया है। on the basis of his accounts for the past 3 years, पास्ट 3 ईयर का जो अकाउंट्स है उससे पता चल रहा है कि दैट ही अर्न्स ऑन एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेल। तो इनका जीपी 30% ऑन सेल है। अब जीपी दिया हुआ है तो जीपी कैलकुलेट नहीं करना है, तो यानी ट्रेडिंग हम लोगों को सिर्फ सेकेंड पार्ट के लिए बनाना है, ठीक है। स्टेप 1 में ट्रेडिंग बनाने का जरूरत नहीं है। पटेल हैज इंश्योर्ड हिज स्टॉक 60,000। तो इनका जो पॉलिसी वैल्यू है, इंश्योर्ड अमाउंट यानी पॉलिसी का अमाउंट जो है वो 60,000 है। कंप्यूट करना है अमाउंट ऑफ द क्लेम। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 4 है। तो सबसे पहले तो हम लोग 12 जून को देख लेते हैं कि फायर ऑकर हुआ है। 12 जून को हुआ है फायर ऑकर, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इन लोगों का जो सैल्वेज है वो 2 तरह का है, एक पूरा डैमेज और एक थोड़ा डैमेज और एक डैमेज नहीं है। तो सैल्वेज है 11,200 एंड डैमेज्ड सैल्वेज, मतलब सैल्वेज तो है, बच तो गया लेकिन डैमेज हो गया है। डैमेज्ड सैल्वेज जो एग्री हुआ है 10,500। तो ये पॉइंट फर्स्ट हम लोग को मिला था। उसके बाद यहाँ पर बताया कि 31 दिसंबर 2001, ठीक है, यहाँ पर स्टॉक का वैल्यू किया गया है 83,500। परचेज है
1/1/2002, तो अब 31 दिसंबर 2001 लिखो या 1/1/2002 लिखो, बात एक ही है। यहां से लेके यहां तक का देखो, ये देखो 31 दिसंबर, और ये देखो 1/1/2002 से लेके 12/6/2002, 12/6/2002, तो ये देखो 12/6/2002 यहाँ तक का परचेज जो है ये बता के रखा है 1,12,000, और जो इनका सेल्स है वो बता के रखा है 1,54,000, और जीपी जो चल रहा है इन लोग का पास्ट 3 ईयर के रिकॉर्ड से 30% ऑन सेल्स। बस हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर स्टॉक आइडेंटिफाई करना है कि कितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया है, और पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को 60,000, और हम लोग को क्लेम कैलकुलेट करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1/1/2002 to 12/6/2002, to opening स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक है 83,500, टू परचेज 1,12,000, to purchase 1,12,000, buy sales 1,54,000, to GP 30% बताया था एट द रेट ऑफ 30%, तो 1,54,000 पे 30% कैलकुलेट कर लो, तो 46,200 बाय क्लोजिंग स्टॉक। $46,200, 1,12,000 plus 83,500, 2,41,700 minus 1,54,000, 87,700। तो ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना चाहिए, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। तो टोटल लॉस का कैलकुलेशन किस तरह से करना चाहिए, पहले हम लोग को ये देखना होगा स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन फायर ऑकर हुआ है उस दिन कितना था स्टॉक, उस दिन हमारा स्टॉक हो रहा था 87,700, 87,700 लेस कर देना है हम लोगों को सैल्वेज, तो सैल्वेज दोनों अमाउंट ही हम लोग लेस कर देंगे, ठीक है। सैल्वेज है 11,200 लेस डैमेज सैल्वेज 10,500, 11,200 10,500, तो आंसर आ रहा है 66,000, ठीक है। ये हो रहा है टोटल लॉस, क्योंकि स्टॉक टोटल हमारे हिसाब से था 87,700, लेकिन उसमें से अगर इतना इतना स्टॉक बच गया तो सिर्फ 66,000 का लॉस हुआ है। अब अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करना है, जिसका किस तरह से हम लोगों ने सीखा था अमाउंट ऑफ क्लेम। पहले हम लोग को ये चेक करना चाहिए कितना हमारा टोटल स्टॉक था, ठीक है। हमारा टोटल स्टॉक था 87,700, ठीक है। 87,700 हमारा टोटल स्टॉक था, जैसे टोटल मार्क्स होता है उसी तरह से। अच्छा, उसमें से कितना हमारा लॉस हुआ है, कितना हमारा लॉस हुआ है, तो उसमें से देखो कितना हमारा लॉस हुआ है, 66,000 का हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। तो कितना परसेंट लॉस हुआ है और हम लोगों ने कितने का पॉलिसी करके रखा है, तो फिर 66,000 डिवाइडेड बाई 87,700 इंटू 60,000, तो एक पॉइंट में आंसर आ रहा है, अप्रॉक्स आंसर आ रहा है, दैट इज 45,105 3.9 आ रहा है, बट 9 है जो कि 5 से ज्यादा होता है, जैसे मैथमेटिक्स
में होता है तो 45,154 हो जाएगा, हम लोग उसे 4 में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गया अमाउंट ऑफ क्लेम। तो ये क्लेम का वैल्यू हमें मिल गया। ये हुआ हमारा सेकंड जो होमवर्क दिया हुआ था। एंड लास्ट एक हमारा होमवर्क दिया हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 की तरह था, मुझे जितना याद आ रहा है, इलस्ट्रेशन जो 6 था। तो देखो क्या दिया हुआ है इसमें। On 19th May 2002, the premises of Sri Garib Das were destroyed by fire, but sufficient records were saved, where from the following particular were ascertained. तो देखो 19th मई 2002 में जो है डिस्ट्रॉय हो गया है इनका जो प्रीमाइसेस है वो बाय फायर, बट कुछ रिकॉर्ड जो है वो बच गया है, जिससे ये हमें पता चल रहा है डिटेल्स। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 6 था। तो डेट ऑफ फायर है 19th मई 2002, ठीक है। अच्छा, अब क्या 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 मिला है रिकॉर्ड। 1/1/2001 का स्टॉक और 31 दिसंबर 2001 का स्टॉक, ठीक है, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग। परचेज लेस रिटर्न 2001 का दिया हुआ है, सेल्स लेस रिटर्न 2001 का दिया है, पूरा ही 2001 का ट्रेडिंग का इंफॉर्मेशन एक्चुअली दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1/1/2001, यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक 36,750। अच्छा, उसके बाद परचेज 1,99,000, सेल्स 2,43,500 और 31 दिसंबर 2001 का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 39,800। फर्स्ट तो ये एक ईयर बन गया, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये एक स्टार्टिंग ईयर का प्रीवियस ईयर का डेटा गिवन है। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर जीपी रेशियो नहीं मिलने वाला, खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 Jan 2001 73,500। अच्छा, 73,500 ये स्टॉक बता रहा है। उसके बाद बताया है 31 दिसंबर 2001 का स्टॉक बताया है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, ये एक मिस्टेक हो चुका है यहाँ पर। मिस्टेक ये हो गया है कि ये दूसरे क्वेश्चन का पोर्शन यहाँ ऐड हो गया है। ये जो है ये दूसरे क्वेश्चन का पोर्शन यहाँ ऐड हो गया। 2,43,500 तक ठीक है, बट ये जो है ना स्टॉक एज ऑन, ये रिपीट हो गया है एक्चुअली। ये वाला ये पोर्शन रिपीट हो गया है, ये वाला पोर्शन जो है वो रिपीट हो गया है। तो एक काम करेंगे, इसे हम फिर से होमवर्क दे देंगे। तुम लोग इसे एक काम करो, इसको छोड़ के करना पड़ेगा क्योंकि अभी इसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते, तो इसको हम रेक्टिफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ये हो गया है, आई होप कि तुम लोग प्रॉब्लम समझ गए। हुआ ये है कि इस क्वेश्चन के बाद का जो पेज है वो इलस्ट्रेशन 6 का कंटिन्यूएशन पार्ट नहीं आया, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ दूसरे, मतलब इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका पार्ट यहाँ पर आ गया है। तो ठीक है, इसे छोड़ के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो होमवर्क का ये वाला हम फिर से ही होमवर्क देते हैं क्योंकि ये मुझे देना ही पड़ेगा क्वेश्चन को फिर से सही करके। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने यहाँ तक इसे कर लिया था। सो यहाँ पर हम सिर्फ ट्रेडिंग तुम लोग को दिखा देते, तुम लोग यहाँ से जीपी कैलकुलेट दिखा देते। अगर किसी ने भी करके रखा होगा तो समझ जाओगे। टू ओपनिंग स्टॉक 36,750, टू परचेज बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक 39,800। अगर किसी ने भी नहीं किया है तो इतना पोर्शन कर लो, बिकॉज बाकी का क्वेश्चन जो है वो वहां पर मिस प्रिंट हो गया है, तो उसे ठीक करके हम सेंड करेंगे तो तुम लोग उसे कर पाओगे। लेकिन जो
करेक्ट पोर्शन है उससे हम लोगों का जितना डेटा कैलकुलेट होता है वो कर लेते हैं। 2,83,300 माइनस 1,99,000 माइनस 36,750, तो यहाँ पर आ गया 47,550 और ये हमारा जीपी रेशियो कैलकुलेट करने के काम आएगा। जीपी रेशियो जो है वो हो जाएगा जीपी बाय सेल्स इंटू 100, 47,550 इंटू 100। तो ये आ जा रहा है 19.52, बट मुझे नहीं लगता है कि ये इसमें ऐसा होगा, क्योंकि आगे शायद कुछ ये भी हो सकता है, क्या बोलते हैं उसे, पीएसएल वाला डेटा भी हो सकता है जो इससे एक्सक्लूड वगैरह हो। मुझे जितना याद आ रहा है सम्स के बारे में, तो एक काम करते हैं, हम लोग स्किप करते हैं, क्योंकि इसे जब सही डेटा के साथ करेंगे तभी बेटर होगा जो भी हो। लेकिन ये स्टार्टिंग में ट्रेडिंग का डेटा दिया है, बट मुझे जितना याद है कि यहाँ पर कुछ पीएसएल वगैरह भी इंक्लूडेड है, ठीक है, इसलिए पॉइंट में आंसर आ रहा है 19.52, बट ऐसा आंसर नहीं आएगा, ठीक है, मुझे जितना याद है ऐसा आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये इस हिसाब से है तो आएगा। एक काम करते हैं, क्वेश्चन के साथ ही करेंगे, तो इसे छोड़ते हैं। और अब हम लोग देखो यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस हम लोग थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो दिया हुआ है, ए फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ अग्नि ऑन 25th August 1997 व्हेन ए लार्ज पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड, सैल्वेज वाज दिया हुआ है 15,000, अग्नि गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, परचेज दिया हुआ है उनका, कब से कब तक का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 1 जनवरी से लेकर अगस्त तक का दिया हुआ है। परचेज सेल गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर टेकन बाय अग्नि फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए अगर खुद अपने ही मतलब अपने ही फर्म से, ठीक है, अपने ही शॉप से अगर हम लोग कुछ गुड्स ले लेते हैं, तो इसे गुड्स का इस तरह के चीज को बोला जाता है ड्राइंग्स, ठीक है, गुड्स ड्राइंग्स हो रहा है, तो गुड्स ड्राइंग्स होने से हमेशा परचेज जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज होता है और हम लोग इसे परचेज से लेस करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक दिया हुआ है, देखो 1/1/1997 40,000, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर इन लोगों का जीपी रेशियो दिया हुआ है 33 and 1/3%, इंश्योरेंस पॉलिसी 50,000, एवरेज क्लास अप्लाई करना है और हम लोग को इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करना है। तो काफी आसान है, तुम लोग भी मेरे साथ करना स्टार्ट कर दो। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोगों ने वेराइटीज ऑफ सम्स तो कर ही लिया है, किस तरह का हम लोग को आता है एग्जाम में। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 25 अगस्त को जो है फायर ऑकर हुआ है, 25 अगस्त 97 को फायर ऑकर हुआ है। 1197 का स्टॉक है 40,000, परचेज है 85,000, सेल्स है 90,000, ड्राइंग्स है 5,000, ड्राइंग्स है 5,000, जीपी है 33 and 1/3%, और 1 जनवरी को कॉस्ट प्राइस है स्टॉक का, 1 जनवरी को स्टॉक प्राइस, ये तो मैंने लिख ही दिया है, दैट इज 40,000। अच्छा, उसके साथ सैल्वेज दिया हुआ है 15,000, सैल्वेज है 15,000 और पॉलिसी वैल्यू जो है वो है 50,000। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है। सबसे पहले हम लोग, ट्रेडिंग तो नहीं बनाना पड़ेगा, जीपी गिवन है तो हम लोग बना लेते हैं, फुल ट्रेडिंग तो नहीं बनाना पड़ेगा, इसको हम लोग बना लेते हैं, जो कि इसे मेमो ट्रेडिंग बोलते हैं। अच्छा, मेमो ट्रेडिंग मैंने बताया था, तो तुम लोग इसको मेमो ट्रेडिंग लिखो, मेमो ट्रेडिंग अकाउंट। हम इसके आगे वाले क्वेश्चन में वो थोड़ा भूल गए, ठीक है, तो तुम लोग को मेमो ट्रेडिंग कौन सा लिखना है, जो आधा अधूरा ट्रेडिंग होता है ना, उसे मेमो ट्रेडिंग लिखना पड़ेगा। तो मेमो ट्रेडिंग फॉर द पीरियड 1197, क्योंकि ये रफ है, ठीक है, ये रफ है, क्योंकि हम लोग एक रफ आइडिया से कर रहे हैं,
कि इतना इतना हो सकता है, क्योंकि इसका कोई मतलब अभी प्रूफ जो है वो नहीं बचा ना, क्योंकि स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। बस इतना याद रखो, मेमो ट्रेडिंग मतलब जो होता है रफ वर्क, ठीक है, ये रफ वर्क करके हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो टू ओपनिंग स्टॉक 40,000, टू परचेज जिससे ड्राइंग्स लेस करना पड़ेगा, लेस ड्राइंग्स तो था 5,000 और स्टॉक जो है वो है, सॉरी परचेज जो है वो है 85,000। तो यहाँ पर आ गया 80,000 बाई सेल्स 90,000 टू जीपी दैट इज 33 एंड 1/3%, यानी 1/3, ये मैंने बहुत बार बताया, 33 एंड 1/3 मतलब 1/3 होता है, यानी 30,000 होगा। 90,000 पे ऐसे भी तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, 33.333 अब तो जितना कैलकुलेटर तुम्हारा लेगा तो तुम्हें 30,000 ही आंसर आएगा। बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो इसका टोटल हो रहा है 40 एंड 30 70 70 70 14 1,50,000 माइनस 90,000 दैट इज 60,000 हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, क्लेम तक कैलकुलेट करना है। तो पहले टोटल लॉस कैलकुलेट करेंगे, टोटल लॉस। तो टोटल लॉस स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर जो है वो है 60,000, यस 60,000 है, लेस सैल्वेज जो बच गया, सैल्वेज है 15,000। तो टोटल लॉस जो आ रहा है, लॉस वाला जो स्टॉक है 45,000। तो कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, तो तुम लोग पूरा लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, क्योंकि अब हम लोग एक प्रैक्टिस में चल रहे हैं तो हम सिर्फ क्लेम लिख देते, ठीक है। लेकिन तुम लोग एग्जाम में पूरा क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू टोटल लॉस इस तरह से लिखना चाहिए तुम लोगों को। तो जैसे कि हम इतना अभी तक दिखाते हुए आ रहे थे तुम लोगों को, अब हम थोड़ा शॉर्टकट ले रहे हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा सॉल्व कर पाए। तो ये हो जाएगा 37,500, बिकॉज देखो कैसे लिखा है मैंने, टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू। तो 37,500 हो गया हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम, ₹37,500। ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एकदम बेसिक सवाल था। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है देखो, in January 2010 a firm took an insurance policy for 60 lakh to insure goods in its godown against fire क्लॉज। तो एवरेज क्लॉज पे जिस तरह से इंश्योरेंस क्लेम का कैलकुलेशन होता है उसी एवरेज क्लॉज के ऊपर डिपेंड करके, जो कि एक प्रोसीड्योर है, ठीक है, जो कि एक फॉर्मूला है कि अगर इतना परसेंटेज हो तो इस तरह से, इतना इंश्योरेंस किया हुआ हो तो इतने बेसिस पे दिया जाएगा। वैसे ही देखो एवरेज क्लॉज जो है वो एवरेज क्लॉज को अप्लाई करके क्लेम मिल जाए, उसी बेसिस पे इन लोगों ने 60 लाख का पॉलिसी लिया था। 2010 a fire broke out destroying goods costing 44 lakh का goods destroy हो गया है। stock in the godown was estimated at 80 lakh, compute the amount of insurance claim। बस तुम लोग को इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करना है। यहाँ पर बोला है कि स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है 44 लाख का, ठीक है, डिस्ट्रॉय बता दिया नॉट सैल्वेज, ठीक है, और टोटल स्टॉक बता दिया है। तो देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस करेंगे, क्योंकि ये देखो, क्योंकि हम लोगों को क्या किया, हम लोगों को ये तो बता ही दिया, टोटल लॉस तो दिया हुआ ही है, तो क्यों कैलकुलेट करें, टोटल लॉस दिया हुआ है हम लोग का, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो टोटल लॉस हम लोग का दिया हुआ है 44 लाख, ठीक है, 44 लाख, और टोटल स्टॉक दिया हुआ है 80 लाख, पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ। तो बस हम लोगों को क्या करना है, क्लेम कैलकुलेट करना है। तो इसको भी कैलकुलेट करने का क्या जरूरत है, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम।
ऑफ क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। पॉलिसी वैल्यू कितना है? पॉलिसी वैल्यू है, ये देखो पॉलिसी वैल्यू है 60 लाख, तो 60 हम L लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग डिस्ट्रॉय 44 लाख, 44 लाख का लॉस है। और टोटल जो स्टॉक था, टोटल स्टॉक है 80 लाख। बस अब तुम लोग इसे कैलकुलेट कर लो, 60 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 44, तो 33 लाख आ रहा है आंसर, 33। अब यहाँ पर हम जीरो यूज करते हैं, तो ये आ गया 33 लाख। बस इतना ही पूछा था हम लोगों को, क्लेम क्या है। तो ये जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरह था, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ क्लेम पूछा था, क्लेम हम लोगों ने शो कर दिया और हमारे सारे डेटा जो है वो गिवन थे क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? द प्रीमाइसेस ऑफ सैट लिमिटेड कॉट फायर ऑन 22 जनवरी 2010 एंड द स्टॉक वाज डैमेज्ड। तो फायर ऑकर हुआ है 22 ऑफ जैन। द फर्म मेड अप अकाउंट्स ऑन टू 31 मार्च ईच ईयर, यानी इन लोग का जो अकाउंटिंग ईयर है वो मार्च टू अप्रैल है, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2009 द स्टॉक कॉस्ट बता दिया है 13,27,200 as against 9,62,200 on 31st March 2008। तो ये क्या बताया देखो इस लैंग्वेज का मतलब, द फर्म मेड अप अकाउंट्स जो है हर साल 31 मार्च को ये लोग फाइनल अकाउंट बनाता है। एंड ऑन 31 मार्च 2009, जो 31 मार्च 2009 है उस दिन स्टॉक का वैल्यू है 13,27,200 as against 9,62,200 on 31st March 2008। मतलब पिछले साल का जो स्टॉक है वो है 9,62,200 और इस साल का जो स्टॉक है, और दोनों ही क्लोजिंग बता रहा है, क्योंकि अप्रैल टू मार्च होता है तो मार्च क्लोजिंग होता है। जैसे जैन टू दिसंबर तो दिसंबर बता रहा है यानी क्लोजिंग बता रहा है, और ऐसे ही मार्च का क्लोजिंग यानी अप्रैल का ओपनिंग। तो देखो दोनों ईयर का हमें यहाँ डेट के हिसाब से, क्योंकि 31 मार्च है तो हम बोल रहे हैं कि दोनों क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है 2 साल का। Purchase from 1st April 2009 to the date of fire, purchase from 1st April 2009 to date of fire दिया हुआ है as against 45,25,000 for the full year। 2008-9 का परचेज बताया है और जिस साल फायर ऑकर हुआ है यानी 9-10 का परचेज बताया है, लेकिन 10 तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, 9-10 ईयर उसके पहले ही फायर ऑकर हुआ है तो उसका वैल्यू इतना बताया। एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स फिगर वेयर 49,17,000 एंड 52 लाख रेस्पेक्टिवली। और कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स फिगर भी वही बता रहा है 49,17,000, मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा। तो ये देखो 34,82,700 ये बता रहा है 1 अप्रैल से लेके अप टू डेट ऑफ फायर, यानी पहला फिगर सेल्स का वही बता रहा है, दूसरा फिगर जो है वो 8-9 का बता रहा है। क्योंकि जब यहाँ पर पॉइंट जो दिया हुआ है यहाँ पर स्टार्टिंग में करंट ईयर, जिस ईयर में फायर ऑकर हुआ उसका परचेज बताया है और उसके साथ साथ 2008-9 का परचेज बताया। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी बोल रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब उसी रेस्पेक्ट में दिया हुआ है ये डेटा। यानी फर्स्ट फिगर जो है वो करंट ईयर यानी वो जिस साल फायर ऑकर हुआ है बता रहा है, सेकेंड फिगर जो है वो बता रहा है 2008-9 का। तो पहले हम लोग एक काम करते, इतना जो है ये यहाँ पर पहले लिख लेते, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत सारा इसमें पॉइंट घुमा के बताया है। तो सबसे पहले 22 ऑफ जैन 2010 में फायर ऑकर हुआ है, तो 22 ऑफ जैन 2010 इस डेट पे फायर ऑकर हुआ है। उसके बाद बता रहा है कि द फर्म मेड अप टू अकाउंट 31 मार्च एवरी ईयर, और यहाँ पर बताया 31 मार्च 2009 का स्टॉक वैल्यू बताया, 31 मार्च 2008 का स्टॉक वैल्यू बताया। तो 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2008 का मतलब ही होता है 1/4/2009, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इसे 1 ही लिख लेते हैं, ठीक है। और देके भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम और देके लिख देते हैं ताकि तुम लोग समझ जाओ। और 1/4/2008 एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो स्टॉक का वैल्यू बता के रखा है 13,27,200, ये देखो
13,27,200 as against 9,62,000 on 31st March 2008. तो 31st March 2008, अच्छा 31st March 2009 का वैल्यू है ये, 31st March 2009 का वैल्यू है। ओके, ये 8 का वैल्यू नहीं है, फिर से एक बार देख लो। ये देखो मैंने गलत डेटा लिख दिया। द फर्म मेड अप टू अकाउंट 31st March each year and 31st March 2009 the stock at cost 13,27,200। तो 31st March 2009 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो है 13,27,200, तो 13,27,200, ठीक है, ये स्टॉक का वैल्यू। और इसके साथ साथ 31st March 2008, ठीक है, 31st March 2008 वाला है 9,62,200, 9,62,200। परचेस दिया है 1 April 2009 टू द डेट ऑफ फायर, 1 April 2009 टू द डेट ऑफ फायर, यानी इस पोर्शन का दिया हुआ है 3482,700, 3482,700, ठीक है। और बता रहा है कि एज अगेंस्ट 45,25,000 फॉर द फुल ईयर 8-9। अब 8-9 कौन सा है? 8-9 ये वाला ईयर है, क्योंकि 1 April 2008 से 31st March 2009, ठीक है। इसका परचेज है 45,25, 45,25। फिर सेल बताया है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर के साथ, यानी फर्स्ट फिगर जो है वो यहाँ के लिए एप्लीकेबल होगा, सेकेंड फिगर जो है वो यहाँ के लिए एप्लीकेबल होगा। 49,17 और सेकेंड फिगर देखो क्या बता रहा है, 52। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जितना तक हम लोगों ने पढ़ा उतना तक पोस्ट कर दिया, ठीक है। You are given the following further information. In July 2009, goods costing 1 lakh were given away for advertising purpose. No entries being made in the books. जुलाई 2009 कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? ये मार्च खत्म हो रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई, तो सपोज जुलाई कहीं पर भी आ जाए, हम लोग यहाँ जुलाई का जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर सपोज हम जुलाई का जो है ये पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्सपेंस किया है, क्या है एक्सपेंस? तो कुछ नहीं किया है, हम लोगों ने गुड्स ड्रॉन किया है। तो गुड्स ड्रॉन भी हुआ है, कब हुआ है? इस ईयर में, जुलाई में, ठीक है। तो गुड्स ड्रॉन हुआ है, कितने का ड्रॉन हुआ है? फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पस 1 लाख, फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पस 1 लाख। अब बोल रहे ड्यूरिंग 2009 टेने क्लर्क मिस अप्रोप्रिएटेड अनरिकॉर्डेड कैश सेल। तो अनरिकॉर्डेड कैश सेल मतलब कैश सेल हुआ है लेकिन उसे रिकॉर्ड नहीं किया था क्लर्क ने, और उसने उसे मिस अप्रोप्रिएट किया है। किस तरह से? इट इज एस्टिमेटेड दैट द, मतलब चोरी किया एक्चुअली। इट इज एस्टिमेटेड दैट द डिफल्केशन एवरेज 2000 पर वीक फ्रॉम 1 April 2009 until the clerk was dismissed on 18th August। तो ये जो गड़बड़ ये कर रहा है, मतलब ये जो गलत काम ये कर रहा है, चोरी जो कर रहा है कैश सेल का, कैश सेल हो रहा है ना, कैश आ रहा है हाथ में, वो पैसा हटा ले रहा है। तो इट इज एस्टिमेटेड दैट द डिफल्केशन मतलब होता है चोरी करना। एवरेज कैसे? जो एवरेज जो मतलब चोरी का जो एक एस्टिमेशन किया गया है, जो कि एवरेज 2000 पर वीक है, फ्रॉम 1 April 2009 से लेके 18th अगस्त उसे, उस क्लर्क को जो है डिसमिस किया गया। तो हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना डिफल्केशन का अमाउंट है। 2000 पर वीक के हिसाब से कितना होगा? 1 अप्रैल से लेके, देखो कब तक चल रहा है ऐसा, 1 अप्रैल से लेके 18th अगस्त तक उसने ऐसा किया, ठीक है। 1 अप्रैल से लेके 18th अगस्त तक उसने ऐसा किया। तो हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कितना वीक हो रहा है, ठीक है। कितना वीक, पर वीक के हिसाब से करना है ना। तो यहाँ पर देखो कितना वीक होगा, अप्रैल में कितना वीक होगा, अप्रैल में कितना वीक होगा ये हम लोग को चेक करना है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो अप्रैल में कितना वीक हो रहा है? अप्रैल होता है 30 डेज का, डिवाइडेड बाय 7, तो 4.2 ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये 4 वीक ही मान लेते हैं, ठीक है। 4 वीक, 4 वीक, 4 वीक, 4 वीक, ठीक है। अगस्त का तो 18 तक का है, 18 अगस्त तक का है। तो ये कितना सारा वीक हो गया? 1 2 3 4,
4 इंटू 4 ये 16 वीक हो गया, और अगस्त का जो है वो 18 है। मतलब देखो ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग, अप्रैल का कितना दिन होता है इस तरह से भी कर सकते हो, 30 डेज, ठीक है, अप्रैल यानी 30 डेज, देखो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये तो एक अप्रोक्सीमेशन हो जाता है, बेटर ये होगा हम लोग डेज लेके डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 7 से तो वीक हम लोग को पता चल जाएगा, तो इस तरह से हम लोग को एकदम एक्यूरेट पता चलेगा, इसमें अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो देखो इसका वर्किंग नोट हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखो अप्रैल कितने दिन का है, 30 डेज, मई होता है 31, जून 30, जुलाई, एक मिनट चेक कर लेते हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 होता है, और अगस्त का तो हम लोग को 18 डेज ही लेना है, क्योंकि उतने दिन तक की उसने चोरी का मौका उसे मिला। तो अब टोटल कर लो, 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 18, तो 140 डेज हो रहा है, 140 डेज। अब इसे वीक में कन्वर्ट करेंगे तो डिविजिबल बाय कितना करना चाहिए, 7, तो डिविजिबल बाय 7 कर दो, मतलब डिवाइडेड बाय 7 कर दो एक्चुअली, तो 20 वीक हो जाएगा। तो 20 वीक उसने इस तरह से चोरी किया है, तो 20 वीक और 2000 करके अगर चोरी करता है तो कितना पैसा उसने चोरी कर लिया होगा, 40,000 जो है उसने चोरी कर लिया होगा। तो ये देखो यहाँ पर कंसेप्ट देखो क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने डिफॉल्केशन का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करके निकाल लिया, और डेज से मैंने उसे वीक में कन्वर्ट कर दिया, और तो कुछ नहीं बोला। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब पिछले साल जो है वही रहेगा, ऐसा ही इन्होंने माना है। और इसके बाद हम लोग को जस्ट यहाँ पर हमें वैल्यू करना है कि क्लोजिंग स्टॉक का क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग बनाएंगे प्रीवियस ईयर का, क्योंकि हमारे पास जीपी अवेलेबल नहीं है। ट्रेडिंग फॉर 2008 to 2009, एक्चुअली ऐसे भी लिख देते हैं, ट्रेडिंग फॉर द ईयर एंडेड, इस तरह से ही लिखो, ट्रेडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009, 31 मार्च 2009, फर्स्ट तो यही वाला बनेगा ना, 31 मार्च 2009। तो ओपनिंग स्टॉक 9,62,200 परचेज, तो पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, 9,62,200, to purchase 45,25,45,25,000, ये देखो, और सेल्स 52 लाख, सेल्स जो है वो है 52 लाख, 52 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, गिवन है, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है 13,27,200, तो क्लोजिंग स्टॉक है 13,27,200 टू जीपी बैलेंसिंग फिगर, तो ये टोटल होता है 65,27,000, और ये बैलेंस करना पड़ेगा 65,27,200 माइनस 962200 माइनस 45,25,000, तो आंसर आ रहा है 10,40,000। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जीपी रेशियो, जो कि नेक्स्ट ईयर भी कांस्टेंट रहेगा, यही वाला जीपी रेशियो, तो 10,40,000, क्योंकि जीपी रेशियो मतलब जीपी बाय सेल्स इंटू 100, तो ये कितना आ रहा है देख लो, जीपी बाय सेल्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय 52 लाख इंटू 100, तो ये आ रहा है 20%, ठीक है, ये आ रहा है हमारा 20%। अब हम लोगों को नेक्स्ट ईयर का पहले मेमो ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा, मेमो ट्रेडिंग या फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग फॉर द पीरियड 1/4/2009 से लेके जिस दिन फायर ऑकर हुआ है 22 Jan 2010।
तो पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक उतना ही होगा जो कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, दैट इज ये वाला, ठीक है। यहाँ ड्रॉ में देख लो, ये इसका क्लोजिंग है, ये इस साल का क्या होने वाला था, ओपनिंग था, लेकिन ईयर एंड होने के पहले ही फायर ऑकर हो गया, तो 13,27,200। फिर परचेज लिखेंगे, 13,27,200 टू परचेज, और इसमें से लेस करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस, 1 लाख था, और परचेज का वैल्यू है 34,82,700, 34,82,700। तो ये आ जाएगा 1 लाख माइनस करने पे 33,82,700 बाई सेल्स, और टू जीपी जो होगा एट द रेट ऑफ 20% हो जाएगा। सेल्स है 49,17,000, लेकिन इसमें से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को ऐड करना पड़ेगा अनरिकॉर्डेड सेल। कैसे पता चला अनरिकॉर्डेड सेल है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया है, देखो कि हमारा सेल जो है कैश सेल, वो कैश सेल क्या किया है, जो क्लर्क था हमारा वो मतलब उसको उसने क्या किया, वो उसने चोरी कर लिया जो कैश सेल का पैसा आ रहा था। तो इसका मतलब हम लोग को सेल तो दिखाना पड़ेगा, वो तो हमारा बिजनेस का लॉस है, लेकिन हमें सेल तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो सेल रिकॉर्ड कर रहा है, तो सेल कितना आ रहा है, अनरिकॉर्डेड कैश सेल, ठीक है, वो आ रहा है हमारा 40,000, जितना उसने चोरी किया था। ये देखो जितना उसने चोरी किया था, तुम लोग इसका वर्किंग नोट जो है ये बना सकते हो यहाँ पर। तो वर्किंग नोट 1 जो है वहां पर ये लिख दो ब्रैकेट में कि वर्किंग नोट नंबर 1 से हम लोग को ये पता चला। तो एक्चुअली सेल हमारा है 4,9,5,7,000, 49,57,000। अब ये ऐड करने का जरूरत क्यों है, देखो ऐड करने का जरूरत सिर्फ इसीलिए है क्योंकि अगर हम लोग सेल को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि गलत है। इससे इंश्योरेंस कंपनी का क्या लेना देना कि हमारे क्लर्क ने पैसा मार लिया तो उसे हम क्लोजिंग स्टॉक में तो नहीं दिखा सकते। इसे अगर सेल में नहीं ऐड करोगे, ये वैल्यू नहीं बढ़ाओगे, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम उतने पे क्यों दे, ठीक है। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी क्लेम हम लोग को उस तरह से नहीं देगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो है अनरिकॉर्डेड हमारा सेल जो है वो ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर जीपी का वैल्यू उसी हिसाब से आएगा, तो एट द रेट ऑफ 20% करना पड़ेगा, 49,57,000, 99,1400। एक्चुअली देख लो 49,17,000 पे अगर तुम लोग 20% लगाते हो तो यहाँ पर जीपी आ जाएगा 98, ठीक है, यहाँ पर 98 समथिंग आएगा। और जैसे यहाँ पर जीपी कम होगा, ये वैल्यू कम होगा और उससे तुम लोग ये माइनस करोगे तो यहाँ पर वैल्यू बढ़ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो बढ़ेगा तो फिर उससे लेस करोगे जब तुम लोग सैलवेज, तो टोटल लॉस का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा तुम्हारे स्टाफ ने चोरी किया, इससे हम क्या कर सकते, इससे मेरा क्या लेना देना है। तो अगर सेल हुआ है तो सेल दिखाओ, सेल हुआ है मतलब स्टॉक आउटफ्लो हुआ है तो दिखाओ, अब पैसा मिला नहीं मिला वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा 7,44,300 और इसका टोटल होगा 57,000, इसका टोटल हो रहा है देख लो 57,13,00, 57,13,00 और माइनस करने पे 7,44,300। तो ये पता चल गया हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल लॉस, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग को बोला है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन मेक एन एस्टिमेट ऑफ द स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर। बस स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर बोला है, तो स्टॉक इन हैंड ऑन डेट ऑफ फायर इज 7 lakh rupees, 7,44,300, 7,44,300 है। तो बस इस क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा था हम लोगों से।
अच्छा, हम लोग एक इन्फ्लेशन का क्वेश्चन करते, ठीक है। मैंने बताया था, एक पॉइंट भी लिखवाया था तुम लोग को, इन्फ्लेशन जो है उसका पार्ट हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमारा इन्फ्लेशन वाला टॉपिक को कवर करता है। देखो कैसे समझोगे कि इन्फ्लेशन है, वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रहेगा। पढ़ के देखते हैं। ए फायर ऑकर्ड ऑन 1 October 1981 इन द प्रीमाइसेस ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड. From the following figures, calculate the amount of claim to be lodged with the insurance company for loss of stock. पहले तो अभी यहाँ तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ बोला है फायर ऑकर हुआ है। अब देखो क्या बोल रहा है, स्टॉक एट कॉस्ट, ठीक है। ऑन 1 Jan 1980 90,000, स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 Jan 1981, मतलब ये ओपनिंग ये क्लोजिंग 90 और 70, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1980, परचेज फ्रॉम 1 Jan 1981 टू 30th September, यानी अप टू डेट ऑफ फायर। सेल्स बताया है 1980 का सेल्स, और फिर नेक्स्ट ईयर से लेके अप टू डेट ऑफ फायर तक का भी बता के रखा है। In 1981, the cost of purchase have risen by 20%. तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज बढ़ रहा है, यानी इन्फ्लेशन है, ठीक है। above the levels prevailing in 1980. 1980 पे जो था परचेज कॉस्ट 1981 पे 20% बढ़ गया है, और 1981 the gone up by 10% over the levels prevailing in 1980. 1980 के हिसाब से सेलिंग प्राइस 10% बढ़ा है और परचेज प्राइस 20% बढ़ा है। सैल्वेज वैल्यू बता के रखा है 5000, और इससे ही पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन वाला है, इन्फ्लेशन है इसमें। तो हम लोग किस तरह से इस सम्स को कैलकुलेट करेंगे, देखो पहले तो हम लोग इसे अरेंज कर लेते हैं जैसे हम लोग करते हैं। तो पहले देखो कौन सा डेट आ रहा है, पहले आ रहा है स्टॉक एज ऑन 1180, 2 ईयर है यहाँ पर कवर हो रहा है, एक 1180, ठीक है। यहाँ पर कितना है 90,000, देखो 1180 का स्टॉक कितना है, ये देखो 1180 है 90,000 और क्लोजिंग है 70,000। 31 दिसंबर 80 है 70,000। उसके बाद परचेज है 4 लाख, परचेज फिर दिया हुआ है 30th सितंबर तक। तो अगर इसे हम 30th सितंबर कर लेते हैं, 30th सितंबर 81, यहाँ का भी परचेज दिया हुआ है जो है 6 लाख। ये देखो परचेज 1 Jan 1981, तो ये 1 Jan 1981, 31 दिसंबर मतलब ही नेक्स्ट डे 1 Jan आ जाएगा। 6 लाख सेल्स बताया है 6 लाख, जो कि 1980 का था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा सेल्स, ठीक है। उसके बाद 1 Jan से लेकर 30th सितंबर 8,80,000, और नेक्स्ट बता रहा है कि परचेज प्राइस जो है, ठीक है, ये इन्फ्लेशन रेट बता के रखा है 20% प्राइस पे, मतलब इंक्रीमेंट है, और सेलिंग प्राइस पे 10%, सैल्वेज है 5000। तो यहाँ सैल्वेज लिख देते हैं, सैल्वेज 5000, और इन्फ्लेशन किस तरह से है, परचेज पे प्लस और सेलिंग पे भी प्लस, सेलिंग प्राइस परचेज प्राइस दोनों ही बढ़ गया 10% और ये 20%। ये 90,000 है, मैंने 9,000 लिख दिया, 90,000। तो पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो देखो फर्स्ट स्टेप जैसे हम लोग करते वैसे ही करेंगे। अभी इन्फ्लेशन का यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर शो हो रहा है, 1981 में शो हो रहा है। प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं कि कितना कॉस्ट बढ़ गया है। टू ओपनिंग स्टॉक 90,000, टू परचेज 4 लाख, by sales 6 lakh, by closing stock 70,000, to GP। तो ये कितना हो रहा है 60 + 70, तो 1,30,000, सॉरी 67,000, 6,70,000, सॉरी 6,70,000। 6,70,000 माइनस 4,90,000, तो 1,80,000।
अब जीपी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, 30%। तो यहाँ तक का हम लोगों ने कवर कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज मेमो ट्रेडिंग, हम लोग बनाएंगे 1 Jan 80 से लेके 31 September 81 तक का। ठीक है, तो पहले ब्रॉड डाउन करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक 70,000, जो कि बिना इन्फ्लेशन वाला है, क्योंकि यहाँ पर तो इन्फ्लेशन हुआ ही नहीं। इन्फ्लेशन तो नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने देखा कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से कितना प्राइस जो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इसका मतलब ये जो प्रीवियस ईयर है उसके हिसाब से हम लोग को देखना है। तो परचेज 6 लाख है, इस साल का परचेज का वैल्यू है 6 लाख, लेकिन इस साल जो है क्या हो चुका है, इस साल जो है इन्फ्लेशन हो चुका है। ठीक है, इस साल इन्फ्लेशन हो चुका है, तो यहाँ पर लिखते हैं परचेज 6 लाख। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या एडजस्टमेंट हम लोग को करना चाहिए। और बाय सेल्स, सेल्स भी इन्फ्लेटेड प्राइस वाला है, क्योंकि सेल प्राइस इस साल बढ़ चुका है 10%, दैट इज 8,80,000 है। टू ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 30% हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और हम लोग को मिल जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब इन्फ्लेशन में हम लोग को क्या करना चाहिए, देखो हमारा परचेज का इन्फ्लेशन जो है वो बता के रखा है 20%। ठीक है, वो हम लोग को बता के रखा है 20%। तो इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब क्या होता है, ये जो परचेज है ये पिछले साल अगर इतना परचेज हुआ होता तो फिर ये 100% होता, सॉरी मतलब 100% का मीन्स ये हो गया कि इन्फ्लेशन प्लस 20 का मतलब ये है, अगर कुछ भी चीज यहाँ परचेज करते हैं तो वो 100 रुपया, और अगर यहाँ पर इस पीरियड में परचेज करते हैं, ये देखो ये व्हाइट से मैंने यहाँ कवर कर दिया, इस पीरियड में परचेज करेंगे तो उसी को 120 पे करना पड़ेगा, बिकॉज इन्फ्लेशन परचेज का चल रहा है 120। सिमिलरली यहाँ पर सेल करके जिस चीज के लिए 100 रुपीज मिलेगा, यहाँ पर सेल करने के लिए यहाँ पर 110 मिलेगा। तो इसका मतलब ये सारा इन्फ्लेटेड है, तो ये 6 लाख हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंट टू 120, और हमें 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि देखो हम लोगों ने 70,000 को क्या किया है, उधर ब्रॉड डाउन कर दिया है। तो ये जो है ये बिना इन्फ्लेटेड प्राइस है, तो एक बिना इन्फ्लेटेड एक इन्फ्लेटेड, इस तरह से तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। और अगर तुम लोग वो पॉइंट देखोगे इंश्योरेंस क्लेम का, ठीक है, वो पॉइंट अगर तुम लोग चेक करोगे इंश्योरेंस क्लेम का, तो तुम लोग को ये दिखेगा कि मैंने वहां पर लिखाया था, ठीक है, मैंने वहां पर वो पॉइंट शेयर किया था, मुझे अभी तो नहीं मिल रहा है, जो लास्ट दिन मैंने नोट लिखवाया था वहां पर मैंने दिखाया भी था तुम लोगों को कि इन्फ्लेशन में हम लोग को क्या करना है, इन्फ्लेशन प्राइस को पहले लेस कर देना, उसके बाद फिर से उसका इफेक्ट दिखाना है। तो हम लोग पहले यहाँ से इन्फ्लेशन को हटा देंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन को हटा देंगे। तो देखो बहुत ही आसान है किस तरह से करना है। अगर 6 लाख इक्विवेलेंट टू 120 है तो 100 कितना होगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 कर दो, तो बिना इन्फ्लेशन का प्राइस जो है वो 5 लाख होगा। देखो इस तरह से हम लोग करेंगे, 6 लाख डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, ठीक है, तो आ जाएगा 5 लाख। तो बिना इन्फ्लेटेड प्राइस हो गया 5 लाख, ठीक है, बिना इन्फ्लेटेड प्राइस हो गया 5 लाख, और मुझे इन्फ्लेशन सिर्फ हटाना था, तो अगर लेस इन्फ्लेशन करेंगे तो कितने का, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का इन्फ्लेशन यहाँ से हटा दिए तो 5 लाख आ गया, ठीक है। या फिर यहाँ पर अगर इंटू 20 कर दे, तो ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग इंटू 20 कर देंगे तो हमें इन्फ्लेशन वैल्यू मिल जाएगा डायरेक्टली, दैट इज 1 लाख मिल जाएगा, तो हम लोग 1 लाख माइनस कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ पर देखो ये सेल्स जो है 8,80,000 है, 8,80,000 यानी 110 के साथ इक्विवेलेंट है, तो हमें कितना कैलकुलेट करना, या तो 10 कर लो, इन्फ्लेशन का वैल्यू तो माइनस करके लिख सकते हो, वैसे भी होगा, या तो 100 कर लो, 8800 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, तो ये 80,000 जो है वो इन्फ्लेटेड वैल्यू, क्योंकि मैंने 10 किया। अब तुम लोग इस पे 100 इंटू करोगे तो वो आ जाएगा 8 लाख, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये देखना है कि मुझे इन्फ्लेशन हटाना है। अब वर्किंग हम जिस तरह से ही करें, तो इन्फ्लेशन है 10%, तो 10% का वैल्यू मैंने निकाल लिया है 80,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 लाख।
अब क्लोजिंग स्टॉक जीपी रेशियो एट द रेट ऑफ, जीपी रेशियो है हमारा एट द रेट ऑफ 30%। तो 30% के हिसाब से हम लोग को जीपी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो 30%, 8 लाख पे 30%, 2,40,000। 8,10,000 माइनस 8 लाख, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 10,000। लेकिन यहाँ से हम लोगों ने इन्फ्लेशन हटा दिया है। अब इसका क्या कैलकुलेशन होता है देखो, यहाँ पर किस तरह से होगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर दैट इज 10,000 आया, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब इस पे ऐड बैक करेंगे इन्फ्लेशन। अब क्लोजिंग स्टॉक है यानी परचेज वाला इन्फ्लेशन दैट इज 20%। स्टॉक है तो ये परचेज किया हुआ होगा, तो 2,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 12,000। ये करंट कॉस्ट पे हम लोगों ने इसे कन्वर्ट कर लिया, करंट कॉस्ट पे इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब लेस करेंगे सैलवेज। लेस सैलवेज जो कि गिवन है क्वेश्चन में 5,000, तो 12,000 माइनस 5,000 कितना होता है 7,000। टोटल लॉस हो गया, टोटल लॉस 7,000। अब क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करने बोला था, कुछ तो पॉलिसी वैल्यू वगैरह दिया नहीं है, कैलकुलेट करने बोला था अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉन्च विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, बट हम लोगों को पॉलिसी वैल्यू कुछ भी नहीं बताया है। तो ठीक है, हम लोग क्लेम कितना बोल सकते हैं, मैक्स टू मैक्स हम लोग 7,000 का क्लेम मांगेंगे। हम लोग को पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन अगर मेरा लॉस 7,000 का हुआ है तो हम कितना क्लेम लॉन्च कर सकते हैं, क्लेम कितना मांग सकते हैं। क्लेम कैन बी लॉन्च्ड 7,000, क्लेम कैन बी लॉस्ट 7,000 का हम क्लेम मांग सकते हैं मैक्स टू मैक्स, क्योंकि मेरा उतना ही लॉस है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो ₹7,000 का क्लेम हम लोग मांग सकते हैं। तो ये एक नया पार्ट किया हम लोगों ने यहाँ पर, दैट इज इन्फ्लेशन वाला। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन 2 किया, क्वेश्चन 3 किया, क्वेश्चन 5 किया, थ्री के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने 7 तो नहीं किया, ठीक है, 7 नहीं किया, 13 किया, 7 बाकी है, 11, बस 7 एंड 11। तो ये दो तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, 7 एंड 11, और उसके साथ वो जो क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है उसे हम तुम लोग को रेक्टिफाई करके दे देंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो बाकी है वो आई होप कि तुम लोग का हो जाएगा, क्योंकि पहले का जो भी समस्या, जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया, अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि तुम लोगों से हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने जो तुम होमवर्क दिया है वो मतलब रिपीटेड की तरह ही है, बस तुम लोग को थोड़ा ध्यान से सोचना है, थोड़ा पॉइंट इधर उधर है, लेकिन तुम लोग चाहो तो कर पाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 बस ठीक से पढ़ना है, जैसे मैंने सिखाया उस तरह से ड्रॉ करना है और फिर प्रोसीड करना है तो जरूर होगा। और तो तुम लोग का ये 3 होमवर्क रहता है, और नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करेंगे, लॉस ऑफ जो प्रॉफिट है उसका पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट हम लोग नेक्स्ट दिन स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय।